हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बोटो स्टूडियो में। जहां हम मूवी को एक्सप्लेन करते हैं, मूवी के रिव्यू देते हैं एंड मूवी के अंदर बिहाइंड जो सीन होते हैं उनके बारे में बताते हैं। आज मैं लेकर आया हूं ऐसी मूवी जो शायद आपने देखी होगी। हाल फिलहाल में जो मूवियों के पार्ट आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस वाली मूवी को थोड़ा सा बताना पड़ेगा जिससे आपको वो मूवी याद रहे। चलो चलते हैं हमारी मूवी की तरफ बिना देर किए। एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिसमें एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, जुनून है और एक ऐसा राक्षस है जिसमें इंसानियत थी और वो इंसानियत को समझता था। ये कहानी है किंग कॉन्ग की। 1933 का न्यूयॉर्क सिटी महामंदी के दर्द से गुजरता हुआ शहर। लोगों के चेहरे पे टेंशन, दुकानें बंद हो रही है, रोजगार छिन रहा है और लोग सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। सिटी में एक फिल्मकार है, कार्ल डेनम, सपने दिखाने वाला आदमी। उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया है, एक एडवेंचर फिल्म बनानी है, पर उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कार्ल की मूवी का प्रोड्यूसर उसके आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, कहता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट पागलपन है, जंगल जानवर खतरा तो कोई नहीं दिखेगा। पर कार्ल जिद्दी है, वो कहता है मुझे करनी है ये फिल्म। मैं दुनिया को वो दिखाना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं देखा। उसके पास है एक पुराना मैप, स्कल इसलैंड का। नाम सुन के थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आया होगा। स्कल इसलैंड कॉन्ग की कई मूवी भी है जिसमें कई पार्ट भी बन गए हैं, जैसे कि ये कॉन्ग स्कल इसलैंड जो 2017 में आई थी। इस मूवी में भी हमने देखने को मिलता है कुछ लोग स्कल इसलैंड की तलाश में निकलते हैं और वहाँ उन्हें एक राक्षस मिलता है, पर असल में वो अपने आइलैंड की रक्षा करता है खतरनाक जानवरों से। वहाँ बहुत बड़े बड़े एनिमल होते हैं, शायद आपने देखी होगी। इसके बाद इसी से मिलते जुलते पार्ट है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो हाल ही में 2021 में रिलीज हुई थी। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग का कई बार आमना सामना होता है, पर लास्ट में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और रोबोटिक गॉडजिला को मार गिराते हैं। ये काफी अच्छी मूवी थी जहाँ पर कॉन्ग मरते मरते बचता है और इसी मूवी में कॉन्ग अपना आइलैंड ढूंढता है जहाँ से वो आया था एंड अपना हथियार लाता है। ये भी एक बहुत अच्छी मूवी रही है। इसी के बाद गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर 2024 जो हाल ही में आई थी, जिसमें कॉन्ग अपने आइलैंड वापस जाता है क्योंकि वहाँ पे जो इंसान रहते हैं वो मदद मांगते हैं। कॉन्ग जाता है, उसे वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है जहाँ उसे उसके जैसे ही बहुत सारे कॉन्ग मिलते हैं और सकार नाम का एक मंकी उन सब पर राज करता है। पर कॉन्ग तो कॉन्ग है, वो उस गॉडजिला की मदद से मार गिराता है और खुद वहाँ राज करने लग जाता है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि कॉन्ग बुड्ढा भी हो गया है और एक नया गॉडजिला भी है जो बर्फ से अटैक करता है। अभी छोटा है पर पावर कमाल की होती है। चलो चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। के पास होता है एक पुराना मैप, एक ऐसा आइलैंड जो दुनिया के लिए गुमशुदा है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है क्या है, लेकिन काल उसे ढूंढने के लिए रेडी है। अब काल को चाहिए एक हीरोइन उसकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस, पर कोई एक्टर इस मिशन पर जाने के लिए तैयार नहीं रहती और यहाँ एंट्री होती है मूवी की हीरोइन की जिसका नाम है एन डेरो। एन एक स्ट्रगलिंग थिएटर आर्टिस्ट है, उसके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, वो सड़कों पे घूमती है और वो भूखी भी होती है और वो एक फ्रूट को अपने हाथों से गायब कर देती है, यानी कि चुरा लेती है। पर वो पकड़ी जाती है जब उसकी मुलाकात होती है कार्ल से। कार्ल उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा रोल लेकर आया हूँ, बस तुम मुझे पे ट्रस्ट करो। एन कंफ्यूज है। वो उसे बताती है मेरे पास काम नहीं है, घर नहीं है, पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। पर जब कार्ल उसे बताता है कि फिल्म में रोमांटिक एंगल भी है और तुम होगी मेरी फिल्म की हीरोइन, तुम ही परफेक्ट हो इस रोल के लिए। पर एन तो एन है ना, थोड़ा भाव तो खाएगी। पर जब कार्ल उसे कहता है अगर तुम स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हो तो जेक आ रहा है, बस फिर क्या था, एन का तो सपना ही था इस शख्स से मिलने का। एन सोचती है फिल्म में जो हीरो है उसका नाम है जैक ड्रिस्कॉल जो एक राइटर है, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखता है। जैक एन का फेवरेट राइटर भी होता है जिसे एन हमेशा से मिलना और देखना चाहती थी। यहाँ एन मान जाती है, कहती है रेडी हूँ। एन और कार्ल जल्दी से शिप के लिए निकलते हैं। कार्ल बिना किसी को बताए शिप पर चढ़ जाता है। माँ ऑलरेडी क्रो रेडी है, लेकिन कैप्टन को इस प्लान का पूरा आइडिया नहीं होता है। कार्ल ने शिप पर जैक को भी बुला लिया था मूवी की स्क्रिप्ट देने के लिए। जैक कहता है मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। कार्ल उसे कहता है ये तो कुछ ही स्क्रिप्ट है, मुझे तो पूरी फिल्म बनानी है। लेकिन जैक कहता है तुम्हारे पास कुछ पन्नों की तो स्क्रिप्ट है ना। कार्ल चालाकी से उसे शिप के अंदर ही रोकने की कोशिश करता है क्योंकि कार्ल को पूरी मूवी बनानी है और वो कामयाब भी हो जाता है और शिप चालू हो जाता है और फिल्म का हीरो उतर नहीं पाता। उतर जाता तो फिल्म कैसे बनती। हाँ, ये सफर शुरू हो चुका है। पूरा क्रू, डायरेक्टर, राइटर और एक एक्ट्रेस एक अननोन आइलैंड की तरफ जा रहे हैं और ये बात सिर्फ उस शिप में कार्ल जानता है। शिप के अंदर लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई कैमरा सेट कर रहा है, कोई डायलॉग लिख रखा है। एन और जेक के बीच केमिस्ट्री डेवलप होने लगती है। जेक थोड़ा इसको लेके सीरियस है लेकिन एन हंसी मजाक करती है। उन दोनों के बीच एक सॉफ्ट कनेक्शन बनने लगता है। एक दिन शिप के नेविगेटर को कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं, कंपास काम नहीं कर रहा है। कैप्टन को शक होता है कि वो किसी अननोन जगह के पास जा रहे हैं।
शिप जो होती है वो अनबैलेंस हो जाती है और कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती है। कैप्टन मुश्किल से शिप को कंट्रोल करता है पर शिप किसी चट्टान से टकरा जाती है। क्रो पैनिक में आ जाते हैं लेकिन सब जिंदा बचते हैं। शिप जो होती है स्क्वाल आइलैंड के पास फंस जाती है और शिप को काफी नुकसान भी होता है। हर जगह से पानी अंदर आ रहा होता है। काल कहता है बस अब हम अंदर जा रहे हैं। कैप्टन मना करता है लेकिन काल कुछ लोगों के साथ आइलैंड के लिए निकल जाता है। घना जंगल है, अंधेरा है और हवा में कुछ अजीब सा फील है। एन, काल, जेक और कुछ लोग चलते चलते एक पुराने ट्राइबल गांव में पहुंच जाते हैं। माँ काल को एक बहुत खतरनाक एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर आप लोगों को हॉरर मूवी का सीन ही लगने वाला है, क्योंकि मुझे भी हॉरर मूवी का सीन ही लगा था। जगह जगह खोपड़िया, कंकाल ये सब पड़े होते हैं। यहाँ लोग अजीब से होते हैं, काले कपड़े, गले में नेकलेस, आंखों में गुस्सा। काल कैमरा निकालता है पर तभी ट्रिपल लोग उन पर हमला कर देते हैं और एक को तुरंत मार देते हैं। माँ सबकी हालत खराब हो जाती है और सब बचने की कोशिश करते हैं। एक डरावनी औरत एन को घूरती है जैसे वो किसी बलि के लिए चुनी गई हो। वो उसे अपनी कोडिंग लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलती है जो मुझे तो समझ नहीं आई। माँ शिप के कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें वहां से बचा लेते हैं। शिप का कैप्टन अंधाधुंध फायरिंग करता है। सब लोग भाग के शिप पर वापस आते हैं और कैप्टन कहता है हम वापस जा रहे हैं। पर जैसे वो शिप से निकलने वाले होते हैं उसी रात उसी गांव के लोग आकर एन को उठा के ले जाते हैं। वो उसे बलि के रूप में ही लेके जाते हैं, एक जायंट क्रीचर के लिए। हाँ, ये वही राक्षस है जिसका जिक्र पहले किया था। पर फिल्म का हीरो हीरोइन के बिना थोड़ी रहेगा। वो देखता है इधर उधर, उसको एहसास होता है कि हीरोइन गई और वो जल्दी से बोलता है शिप रोको, शिप रोको, हम जा नहीं सकते। वो लोग एन को उठाकर ले गए हैं। एन को एक बड़े वुडन प्लेटफॉर्म पर बांध दिया जाता है। उसके आसपास आग की मशालें जल रही होती है, ड्रम बज रहे हैं और तभी जंगल में कुछ हिलता है, जमीन कांपती है और वो आता है किंग कॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म का असली हीरो किंग कॉन्ग ही है। वो इसलिए क्योंकि हीरो का क्या काम होता है, हीरोइन से प्यार करना, उसकी मदद करना, उसे बचाना, उसे खतरों से सावधान करना। और इस मूवी का जो हीरो है किंग कॉन्ग, वो यही करता है। एक 25 फुट का जायंट गोरिल्ला जिसके आते ही सब लोगों में एक अलग सी दहशत हो जाती है। वो एन को देखता है, उसे छूता है और उठाता है और जंगल में ले जाता है। पर उसे काल देख लेता है और काल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो डरता नहीं है। वो देखता है काल कि मुझे तो फिल्म बनानी है और लोगों को ये सब कुछ देखना चाहिए और मुझे इसके काफी सारे पैसे मिलेंगे। किंगकोंग जंगल के अंधेरे में एन को ले जाता है। उसके हाथ में वो एक बिल्कुल छोटी सी गुड़िया की तरह लग रही होती है। एन चीख रही है, वो डर रही है, लेकिन कोंग उसे देखता है जैसे कि समझने की कोशिश कर रहा हो। वो उसे एक ऊंचा पहाड़ चढ़कर ले जाता है और एक चट्टान पर रख देता है। एन शौक में है, उसे लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन एक पल के लिए कोंग शांत हो जाता है। वो एन के रूप को देखता है। एन अभी भी डर रही होती है, वो चीख रही होती है। एन एक ट्रिक यूज करती है, वो नाचती है, फन्नी फन्नी चेहरे बनाती है, जमीन पर गिरती है, मरने का नाटक करती है और सरप्राइजिंगली कोंग हंस देता है। यहाँ से एन और कोंग के बीच एक अनोखा बॉन्ड डेवलप होता है जिसमें डर भी है और थोड़ा इमोशनल टच भी है। यहाँ कोंग उसे छोड़ के चला जाता है जैसे वो उसे कह रहा हो जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे आजाद किया। शिप के सभी लोग परेशान हैं। एन गायब है, जंगल से आवाजें आ रही है। जैक गुस्से में है, वो कहता है मैं एन को वापस लाऊंगा। कार्ल डेनम तो बस फुटेज देने में बिजी है, उसके लिए मूवी सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन कैप्टन और कुछ लोग जेक के साथ चलते हैं एन को बचाने के लिए। जंगल के अंदर वो सब जाते हैं, हाथों में गन्स है, कैमरा है और रोशनी की टॉर्च है। जंगल गहरा है, क्रीपी है, हर तरफ से अजीब आवाजें आती है। वहाँ एकदम से जंगल से एक डायनासोर आता है जो काफी बड़ा होता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। सबको वो उठा उठा कर फेंकता है, कुछ लोगों को तो वो पैरों से दबाकर मार डालता है। फाइनली उसे गन से शूट कर कर मार दिया जाता है। कार्ल उसकी भी शूट करता है अपने कैमरे से। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं सब लोग बहुत थक जाते हैं। वहाँ कुछ देर वो आराम करने के लिए रुकते हैं। कार्ल वहाँ का शूट लेने के लिए नकली हीरो जो कि काल की फिल्म में हीरो है उसे लेकर स्पॉट पे जाता है। वहाँ उसे बड़े बड़े डायनासोर दिखाई देते हैं पर वो बस पेड़ खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन है। माँ वो उनकी शूट कर रहा होता है तो उन डायनासोर को खतरे का आभास होता है और वो सब पैनिक होकर भागते हैं। सभी लोग शॉक्ड है और वो भी भागने लगते हैं। उन पर अचानक हमला होता है डायनो लाइक क्रिएचर्स का। हाँ, स्क्वल स्लेड में एक्साइटिंग हो चुके क्रिएचर आज भी जिंदा है। ब्रोंटोसोरस टाइप डायनो उनका पीछा करता है। वो बहुत सारे रहते हैं। लोग उनके पैरों के नीचे दबते हैं और अपनी जान बचाते हैं। छोटे डायनासोर उनका शिकार पर आते हैं। वो इन लोगों को देखकर इनको खाने की सोचते हैं और इनका पीछा करते हैं। बड़े डायना अपनी जान बचाने के लिए बस भागते हैं। कुछ लोग इस बीच कुचले जाते हैं। ये सिलसिला जैसे ही रुकता है सब देखते हैं कौन कौन बचाए और कौन मर गया। सब राहत की सांस लेते हैं पर ये तो बस शुरुआत थी एक खतरे की।
कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और कार्ल चुपके से कहता है ये मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स होगा। यहाँ एन को किंगकोंग छोड़ के चला जाता है और एन मौका देखकर वहां से भाग जाती है, पर उसका ये बहुत गलत डिसीजन होता है क्योंकि वो जंगल के खतरों से अनजान रहती है। वो भाग के जंगल की तरफ जाती है, उसे छोटे शिकारी मिलते हैं जो एक तरह के डायनासोर ही होते हैं। एन उसे देखकर पीछे हट जाती है, पर वहाँ एक और होता है जो कि एन को देख लेता है और वो उसका पीछे करने लगता है। एन फुल स्पीड में भागती है और एक पेड़ के अंदर छुप जाती है। तभी जो जानवर उसका पीछा कर रहा होता है वो हवा में होता है और पेड़ में बड़े बड़े कीड़े एन के पास आते हैं। एक तो उसके मुंह में जाने ही वाला था और एक कीड़ा उसकी पीठ पर चल रहा होता है, पर एन कैसे तैसे वहां से भाग के बाहर निकलती है। तभी उसे एक बड़ा विशाल डायनासोर उसकी तरफ देखता है और उसके मुंह में वही छोटा डायना होता है जो पहले उसका शिकार करने आया था। अब बड़ा डायना उसका पीछा करता है। एन फिर से फुल स्पीड में भागती है, कैसे तैसे वो उसकी नजरों से बच जाती है और एक चट्टान पर छुप जाती है। पर उसी साइड एक और बिग डायनासोर उसे देखकर हमला कर देता है और एन एक पेड़ से लटक जाती है। वो उसे खाने वाला ही होता है। वहां एंट्री होती है हीरो की, यानी कि किंग कॉन्ग की। वो आता है, उस डायना से एन को बचाता है। दूसरा डायनासोर भी देख लेता है और वो भी कॉन्ग पर हमला कर देता है। एक हाथ में एन होती है और एक हाथ से वो इन दोनों डायनासोर से लड़ रहा होता है। इस बीच में तीसरा डायनासोर भी आ जाता है। कैसे तैसे अपना हीरो इनसे लड़ता है, इन्हें खाई में गिरा देता है और एक एक कर कर मार देता है। लास्ट में नीचे गिर जाता है। और भाई साहब, यह है सीन तो सीन जहाँ एक डायना बच जाता है। वो डायना इन तीनों में सबसे बड़ा और खतरनाक होता है। या एन बीच में, एक तरफ वो डायनासोर, एक तरफ किंग कॉन्ग और बीच में हमारी एन। एन कोंग के पास जाती है और डायना और कोंग की जबरदस्त फाइट होती है। कोंग डायनासोर को मार देता है और रोर करके बताता है जैसे कि मैं हूँ इस जंगल का राजा। यहाँ कोंग एन से नाराज है और एन उसे मनाती है। एन को कोंग अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है एक पहाड़ी वाटरफॉल के पास। वहाँ एन को एक सुंदर व्यू दिखाई देता है जहाँ जंगल का सनसेट हो रहा होता है। एन अब उतना नहीं डर रही है। वो कोंग को ऑब्जर्व करने लगती है। उसकी आंखों में दर्द है, तनाई है। कोंग भी एन को देखकर शांत और खुश होता है। एक मोमेंट आता है जब एन गिर जाती है। कोंग तुरंत उसे पकड़ लेता है जैसे किसी ने अपने प्यार को बचा लिया हो। वैसे खुशी उसके चेहरे पे देखने को दिखती है। जब एन के साथ ये सब हो रहा था, जब कोंग की मुलाकात होती है उन लोगों से जो एन को बचाने आए थे, कोंग उन्हें उठाकर एक खाई में फेंक देता है। वो पूरा का पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ फेंक देता है। कुछ लोग तो पहले ही गिर के मर जाते हैं, पर कुछ लोग बच जाते हैं। जैक और क्रो के मेंबर अब एक पुरानी ट्रेन से गुजर रहे हैं, एक नैरो गुफा जैसा रास्ता, और तब होता है एक सबसे घटिया मोमेंट। नॉर्मल कीड़े मकोड़े लाइक कॉकरोच, पानी में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, स्पाइडर जो कि बहुत बिग होते हैं, वो उन पर हमला कर देते हैं और एक इंसान को तो जिंदा ही निकल जाते हैं। जैक मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। ऊपर से बड़ी बड़ी स्पाइडर उनकी तरफ आती है। हर एक कीड़ा काफी बड़ा था और उनमें बस अपनी मौत नजर आती है। सीन में कैमरा एंगल और हॉरर टोन सब कुछ टेरिफाइंग है। ये एक सर्वाइवल हॉरर जैसा मोमेंट होता है। हाल फिलहाल वहां पे शिप के लोग थे, वो आ जाते हैं और वो इन्हें बचा लेते हैं। इस हॉरर के बाद भी कार्ल का कैमरा जिसमें उसने ये सब शूट किया था वो टूट जाता है। रील बिखर जाती है। कार्ल की सारी मेहनत, यहाँ आना, ये सब रिकॉर्ड करना, सब बेकार। जैक उसे इग्नोर करता है। वो सिर्फ एन के लिए आया था, उसे बचाने के लिए आया था। उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैक एन को ढूंढने के लिए अकेला निकलता है और फाइनली जैक एक चट्टान के पास एन को ढूंढ लेता है। वो धीरे से एन को बुलाता है लेकिन कोंग उसी के पास रहता है। जैक एन को छुपाकर भागने की कोशिश करता है और कोंग उसे देख लेता है। यहाँ कोंग बहुत गुस्सा हो जाता है। कैसे तैसे जैक एन को ले जाता है और वो जल्दी से बस शिप तक पहुंचना चाहता है। कोंग एन के जाने से परेशान होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। शिप रेडी होती है। अब कार्ल कहता है कोंग को जिंदा पकड़ते हैं, मैं उसे दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। कैप्टन कार्ल को मना करता है लेकिन कार्ल के पास एक प्लान होता है और वो कैप्टन से कहता है तुम्हारा तो काम ही है जानवरों को पकड़ना, सोचो तुम कितने अमीर बन जाओगे। हालांकि इसमें फायदा कार्ल का होता है क्योंकि उसे पता है उसकी फिल्म नहीं बनेगी क्योंकि कैमरा टूट गया है और जो कुछ उसने रिकॉर्ड किया था वो अब किसी काम का नहीं है। यहाँ कैप्टन को वो अपनी बातों में ले लेता है और कैप्टन उसे पकड़ने के इरादे से मान जाता है। जैक एन को लेकर शिप की तरफ जाता है। रास्ते में सब खौफजदा होते हैं। एन का चेहरा थका हुआ है लेकिन आंखों में एक अलग सी शांति है। उसने कोंग को समझना शुरू कर दिया था लेकिन जैक चुप रहता है क्योंकि वो समझ गया है कि ये एक सिर्फ जानवर नहीं, एक महसूस करने वाली मखलूक है। उसी वक्त कोंग पहाड़ों पे चिल्ला रहा होता है। उसे गुस्सा आ रहा है। एन उसके पास नहीं है। वो चिल्लाता है, पेड़ तोड़ता है, जंगल का एक हिस्सा कांप उठता है उसके गुस्से से। अब कार्ल डेनम का असली प्लान सामने आता है। उसने डिसाइड कर लिया है कोंग को पकड़ के और न्यूयॉर्क ले जाएगा और दुनिया को दिखाएगा। ले कैप्टन को कह देता है ये जानवर मेरी मूवी का नहीं, मेरी जिंदगी को बना देगा, इससे दुनिया देखेगी
की। कैप्टन शुरू में मना कर रहा था पर कार्ल उसे मना ही लेता है। पैसा और शोहरत की बात से टीम रेडी हो जाती है। उन लोगों के पास क्लोरोफॉर्म होता है, स्टील चेन होती है और सबसे बड़ा ट्रैप होता है। कोंग एन को ढूंढने निकलता है जंगल के हर कोने में और जोर जोर से चिल्लाता है जैसे कि वो उसका नाम ले रहा हो। वो उस जगह जाता है जहाँ से वो एन को उठाकर लाया था। वो सोचता है शायद एन यही होगी और तभी उन लोगों ने ट्रैप एक्टिव कर दिया है। वो एन की एक कपड़े की खुशबू देकर उसे ट्रैप में चला जाता है। जब कोंग एन को ढूंढने दीवार के पास आता है तो उसके पैर फिसल जाते हैं और तभी उस पे क्लोरोफॉर्म की बोतल उसके ऊपर फेंकी जाती है। यहाँ उसे जंजीर से पकड़ रखा है, बड़े बड़े पत्थरों से बांध रखा है। पर कोंग जिसने डायनासोर को मारा है, जो राजा है उस जंगल का, वो सब कुछ तोड़ फोड़ के अपने आप को कैसे तैसे रिलीज करवा लेता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग भागते हैं, अपनी जान बचाते हैं और वो शिप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं पर कोंग यहाँ पर उनके पीछे ही होता है। कार्ल उस पर क्लोरोफॉर्म से अटैक करता है और जो शिप का कैप्टन होता है वो उसे एक एक करके 2 तीर मारता है जो सीधा उसके पैर पर जा लगते हैं। कोंग की बहुत बुरी हालत हो रही होती है लेकिन वो किसी तरह से बस एन को वापस लाना चाहता है। कोंग धीरे धीरे गिरता है, वो चिल्लाता है लेकिन धीरे धीरे वो बेहोश हो जाता है क्योंकि कार्ल उसकी नोज के पास एक क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंक देता है और कोंग नीचे गिर जाता है और एन को देख रहा होता है और एन उसे देखकर बहुत दुखी होती है, रो रही होती है। बहुत खूबसूरत सीन देखने को मिलता है। एक जानवर का ऐसा प्यार करना, मेरी तो आंखें ही भर गई थी रियलिटी में। वो जो मोमेंट था ना वो बहुत ही शानदार लगा मुझे। कहानी मूव होती है 3 महीने बाद न्यूयॉर्क सिटी। कार्ल ने एक जंगल शो ऑर्गेनाइज किया है, द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड किंग कॉन्ग। स्टेज पे सब कुछ ड्रामिक होता है, ऑडियंस रेडी है, फ्लैश चल रही है, लोग बस देखना चाहते हैं। एंड शो में नहीं आई, कार्ल ने उसकी जगह एक और लड़की को बना दिया है ब्यूटी। तभी कोंग को स्टेज पर लाया जाता है, उसे बड़ी बड़ी आयरन चेन से बांध दिया जाता है। ऑडियंस उसे देख के पहले शॉक होती है और वो उसे देख के बहुत डर जाती है क्योंकि ऐसा जानवर इतना बड़ा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। फिर वो सब तालियां बजाते हैं। कार्ल कहता है आखिर दुनिया ने देख लिया, जंगल का राजा मेरे साथ है। जब कार्ल नकली एन को कोंग के सामने लाता है वो उसे तुरंत पहचान लेता है क्योंकि कोंग उसे अच्छे से जानता है ये एन नहीं है। वो गुस्से में हो जाता है, चिल्लाता है और हर तरफ उसकी चीख से एक दहशत होने लगती है। वो जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक से जिस चेन से वो बंधा होता है वो टूट जाती है और कोंग स्टेज से भागता है। ऑडियंस पैनिक में भागती है, सब कुछ तोड़फोड़ होती है। कोंग पूरा थिएटर उखाड़ फेंकता है। वो सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा है, अपनी असली एन को। रात का वक्त होता है, न्यूयॉर्क का शहर जाग रहा होता है। कोंग सड़कों पर घूमता है, गाड़ियां पलट देता है, बिल्डिंगें तोड़ देता है। वो स्क्रैपर्स में झांकता है, लोग चिल्लाते हैं लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम है एन। बस वो उसे ही देखना चाहता है। वहाँ एंट्री होती है जैक की। जैक समझ जाता है कि यह उसे ढूंढ कर रहेगा, अगर नहीं मिली तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। जैक कुछ प्लान बनाता है अपनी जान की परवाह किए बिना कोंग को एन की तरफ ले जाने का और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। फाइनली कोंग को एन दिख जाती है। कोंग बिल्कुल खामोश हो जाता है उसे देखकर। एन उसके पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कोंग उसे लेकर चला जाता है न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग की तरफ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब कहानी अपनी क्लाइमेक्स की तरफ जाती है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के छोटे प्लेटफॉर्म पर कोंग एन को लेकर पहुंचता है। शहर की लाइट्स उनके नीचे चमक रही होती है, एकदम खामोशी होती है। कोंग उसे धीरे से बिठाता है, उसकी तरफ देखता है। एन भी उसके पास आके खड़ी हो जाती है। दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं, सिर्फ समझ होती है। एन हाथ में स्नो उठाकर हवा में उड़ाती है। कोंग हंस देता है। वही कोंग जिसे दुनिया मोस्टर समझती थी वो अब एक बच्चे की तरह एन के साथ खेल रहा होता है। ये सीन दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, समझ और प्यार में भी होती है। लेकिन हम लोग इस समझ को कब समझेंगे, मुझे तो नहीं पता कि हम कभी इस चीज को समझ भी पाएंगे। कोंग एन के साथ खेल रहा होता है तभी फाइटर प्लेन वहां बॉम्ब से हमला करते हैं। कोंग एन को सेव करते हुए वहां से भागता है और न्यूयॉर्क शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और अब वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे बैठा है, सबसे ऊंची जगह, सबकी नजर से छुपाकर, जहां पर वो एन को रख देता है। एन का दिल घबराता है, वो समझ जाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो कोंग के पास रहती है, उसे वापस जंगल नहीं ले जा सकती है लेकिन अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती है। रात के 3 बजे फाइटर जेट्स आसमान में घूमने लगते हैं। एन कोंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो उन जेट्स प्लेन से लड़ाई ना करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सेफ रहो। लेकिन कोंग के लिए एन को बचाना सबसे जरूरी होता है। प्लेन्स गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कोंग उछलता है, अपने हाथों से बुलेट्स रोकता है, प्लेन को गिराने की कोशिश करता है। वो एक फाइटर जेट को पकड़कर तोड़ देता है, दूसरा एक बिल्डिंग से टकरा जाता है लेकिन वो सिर्फ अपने आप को डिफेंस कर रहा होता है, इसलिए वो लड़ रहा होता है। एन चिल्लाती है रुको प्लीज, बंद करो, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता और वो उस पर फायरिंग करते रहते हैं। फिर एक और प्लेन अटैक करता है और इस बार गोली उसके दिल में लग जाती है। कोंग हिलता है, झुकता है लेकिन नीचे नहीं गिरता। वो एक बार और एन की तरफ देखता है, आंखों में आंसू लेकिन दर्द नहीं, प्यार होता है। रोशनी से भरा न्यूयॉर्क और उसके बीच सबसे ऊंची बिल्डिंग से एक साया गिरता है और कोंग धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई जाता है, जैसे वक्त सा रुक गया हो। लोग नीचे देखते हैं, कुछ लोग रो रहे होते हैं, कुछ शोक में। एन नीचे भागती है लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। ये था जंगल राजा जिसे दुनिया मोस्टर समझती थी, लेकिन उसके अंदर था प्यार, सेक्रीफाइस और इंसानियत और जज्बात। काल भीड़ में आता है,
कैमरे के सामने। लोग उसे पूछते हैं, इतने बड़े क्रिएचर को किसने मारा? काल कहता है, प्लेन्स ने नहीं मारा, ब्यूटी ने मारा। यहाँ ये मूवी कंप्लीट होती है। मैंने ये मूवी काफ़ी टाइम पहले देखी थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो किंग कॉन्ग की जो सीरीज के तरीके से मूवी रिलीज हुई है, किंग कॉन्ग स्काई लैंड, फिर किंग कॉन्ग का गॉडजिला से लड़ाई करना, फिर किंग कॉन्ग का अपने प्लेनेट पे वापस जाना, हथियार लाना, रोबोटिक गॉडजिला से लड़ना, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने इस मूवी को दोबारा देखा, क्योंकि किंग कॉन्ग का जो असली पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा स्कल इसलैंड का, वो यही पार्ट है जिसमें सबसे पहला कॉन्ग दिखाया जाता है, जो उस समय की सबसे बड़ी मूवी का हिस्सा होता है। मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है रियली में, कि जानवरों के भी इमोशन होते हैं, उनमें भी फील होता है, वो भी प्यार करते हैं और वो अटैक नहीं करते, वो बस खुद को हमसे बचाते हैं, जो कि रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। काल जो कि एक बहुत जिद्दी कैरेक्टर था, उसकी एक जिद ने कितने लोगों को मरवा दिया, उसने फैमिली का सारा छीन लिया और क्रिएचर को अपने लालच, शोहरत और दौलत के लिए किस हद तक जाकर उसे भी मार दिया। एक राइटर जो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखता था, वो खुद इस मूवी में एक हीरो का रोल करता है, क्योंकि वो एन से प्यार करने लग जाता है और वो उसे सेफ रखना चाहता है, उसे बचाना चाहता है। और हर इंसान एक हीरो है जिसने किसी से प्यार किया है। एन जो कि एक गरीब लड़की थी, जिसके पास खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, काम नहीं था, पर उसे जब ऑफर मिलता है तुम वैसे वाला सूट करो, वो नहीं करती है। उसका जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत से करेक्टर है मेरे दोस्तों जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर हम उन्हें अपनी लाइफ में लाए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मूवी एंड होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, और अगर लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
prière de